नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से। देखिए, भोपाल में भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नेवरी मंदिर लालघाटी में दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्यमंत्री के साथ है मौजूद। ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने पहुंचे हैं और इधर नेवरी मंदिर लालघाटी में दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में मंदिर में पहुंचे हैं, भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाथ जोड़कर बालाजी की प्रतिमा के सामने खड़े हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नेवरी मंदिर लालघाटी में दर्शन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर रहे हैं। वहीं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने भी पूजा अर्चना करते दिखे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नेवरी मंदिर लालघाटी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग भी। तो ये तस्वीरें हैं नेवरी मंदिर लालघाटी की, जहां पर पूजन अर्चन के लिए पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। भोपाल में भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वहां पर और इसी बीच पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए आप, भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग भी। आज भोपाल में ही मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसी बीच आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले बालाजी महाराज के सामने भी पूजा अर्चना की और अब ये माता की पूजा अर्चना करते, माल्यार्पण करते सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें। आप सबसे अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। भोपाल में मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और नेवरी मंदिर लालघाटी में दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके साथ मौजूद है मंत्री विश्वास सारंग भी। आप लोग अपने स्थान ले लीजिए। बहुत बहुत बधाई सभी का। माता रानी के दरबार में पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए माता रानी का। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें हैं। आज भोपाल में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ये तस्वीरें हैं नेवरी मंदिर लालघाटी की। अपनी स्थान में खड़े हो जाइए, आप व्यवस्थित भेजिए और इसके बाद बहुत कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मालूम है उत्तर प्रदेश के लिए जाना है, तो आप बहुत कम समय उनका लेंगे। हम सब तो चलिए, दोपहर के 3 बज गए और विस्तार न्यूज पर अब बात करेंगे 3 बजे की 4 बड़ी खबरों की। इन 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के नामांकन की। पीएम मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन दाखिल किया और इससे पहले गंगा पूजा भी की। इसके बाद बात होगी नारायणपुर में हुई कांग्रेस नेता की हत्या की, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। और देखिए, तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए है। खुशखबरी है, अब छात्रों के लिए क्या है वो भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर है उज्जैन से, जहां पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप क्या है, जानेंगे विस्तार से। ये 3 बजे की 4 बड़ी खबरें जिस पर रुख करेंगे विस्तार से। और चलिए, बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उस नामांकन की जिस पर सबकी नजरें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। साथ ही कई प्रदेशों के सीएम भी नामांकन में पहुंचे। तो देखिए, आज नमो के नामांकन की हैट्रिक हुई है। 2014 से लगातार पीएम मोदी वाराणसी से
सांसद रहे हैं और अब 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। 10 साल वाराणसी के बेमिसाल रहे और अब उनका ये तीसरी बार नामांकन। ये दो तस्वीरें देखिए आप। आज पीएम मोदी बनारस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम बीजेपी के दिग्गजों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया और उससे पहले गंगा मैया की पूजा अर्चना भी की। लगातार 2 बार से सांसद बनते आ रहे हैं पीएम मोदी और अब उनकी आज ये हैट्रिक नामांकन भरने की। और देखिए आज तीसरी बार पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज पीएम मोदी ने सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर पहुंचे और उसके बाद पीएम अपने काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कई मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कर्म ही पूजा है और कर्म से पहले पूजा करते दिखे पीएम मोदी। ये 3 तस्वीरें जहां गंगा मैया की आरती की उन्होंने, पूजा अर्चना की काल भैरव मंदिर में और अपना नामांकन भी दाखिल किया। और नामांकन से पहले पीएम मोदी ने गंगा पूजन किया। दशाश्वमेध घाट पहुंचे पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा की और गंगा आरती भी की। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पीएम ने गंगा पूजन किया हो। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2014 में भी पीएम वाराणसी पहुंचे थे और गंगा पूजा की थी। फिर 2019 में भी पीएम गंगा आरती में शामिल हुए और उसके बाद साल 2021 में पीएम मोदी ने गंगा स्नान किया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज नामांकन से पहले भी गंगा पूजन करते नजर आए पीएम मोदी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पीएम मोदी का मां गंगा के लिए प्रेम नजर आया है। 2014 में वो पहुंचे थे, गंगा आरती की थी और फिर 2019 में भी वो वहां पहुंचे थे, गंगा मैया की पूजा अर्चना की थी और फिर 2021 का वो साल जब पीएम मोदी ने गंगा मैया में डुबकी लगाई थी। ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है नमो का गंगा प्रेम। और आज जब वो पहुंचे तो आज भी गंगा पूजा अर्चना में शामिल हुए पीएम मोदी। और देखिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 40 दिन में 150 के लगभग सभाएं और 50 से ज्यादा रोड शो के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया। मध्य प्रदेश के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट इस पर। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में एमपी के सीएम पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सीएम एमपी के साथ अन्य राज्यों में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम मोहन यादव का यूपी के साथ दिल्ली दौरा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्यों में चुनावी कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले सीएम छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। खास तौर पर सीएम मोहन यादव लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। फरवरी से अब तक सीएम 5 बार यूपी जा चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। वो 13 फरवरी को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे थे। 3 मार्च को लखनऊ में महाकुंभ में शामिल हुए। 15 अप्रैल को अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सभा की। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा की। 3 मई को बदायूं संभल लोकसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अब इस प्रचार का क्या फायदा होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए बीजेपी के स्टार प्रचारक अब अपने राज्यों तक ही सीमित नहीं रहने वाले। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, एमपी में चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन आला नेताओं का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब बीजेपी के दिग्गज अन्य राज्यों में दौरे पर रहने वाले हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए अंजलि, सीधी सी रणनीति है कि अब अपना किला तो बचा लिया, ऐसा बीजेपी को लगता है। यानी मध्य प्रदेश में तो 29 के 29 कमल खिलाने की जो रणनीति है वो सफल हो गई। लेकिन अब बाकी जो राज्य हैं, क्योंकि 370 बीजेपी ने लक्ष्य रखा है खुद के लिए,
400 प्लस जो है गठबंधन के साथ जाना है, तो बाकी राज्यों में ये चेहरे जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधे जाएंगे। यही रणनीति है कि जातिगत समीकरण को साधा जाए, लोगों के बीच इन चेहरों को भेजा जाए ताकि मतदाता जो है प्रेरित हो मतदान करने के लिए बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम बात करें श्याम जी, तो उनको बोला जाता है कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने उनको तैयार किया है, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अंजलि कि जो है यादव वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो कई राज्यों में प्रभाव रखता है। कहीं अहीर कहलाते हैं, कहीं यादव कहलाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव दक्षिण तक है। ऐसे में भाजपा के पास एक यादव चेहरे की कमी खलती रही है। ऐसे में अब मोहन यादव जो है यादव चेहरा बनते हुए उभर रहे हैं आगे, इसीलिए भाजपा उनको लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, लगातार आगे बढ़ा रही है और उनको चेहरे की तरह उपयोग में ला रही है और उनको भविष्य में भी इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो श्याम जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की यही ताकत है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना सोमवार शाम की है, जब कांग्रेस नेता विक्रम बैस की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने बीच मोहल्ले में घुसकर विक्रम बैस को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। मोहल्ले में गोली चलने की आवाज सुनने के बाद क्षेत्र के लोग घरों से बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। बीच मोहल्ले में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या की खबर फैलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि विक्रम बैस को 3 गोली लगी है। इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आपसी रंजिश या नक्सल वारदात दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या होती तब उसको टारगेट किलिंग करते हैं। हमारे नेताओं की लगातार हत्या हो रही, इस मामले में न गृह मंत्री का कोई बयान आ रहा, न मुख्यमंत्री का बयान आ रहा, न किसी प्रकार की कोई जांच की जा रही है। यह षड्यंत्र को बताता है। घटना की कड़ाई से जांच होगी, गंभीरता से जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। तो देखिए, इस पूरी घटना के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी संजय ठाकुर। संजय, सरेआम कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या कर दी गई, जांच पड़ताल जारी है, क्या कुछ लीड्स मिल रहे हैं उस पर? देखिए, बहुत ही साफ है कि जब विक्रम बैस की हत्या की गई है तो शहर में 3 से 4 लोग बाइक से आते हैं। शहर के अंदर घुसकर, बखरूपारा में उनका घर था, 20 शहर में उनका घर है, और वहां घुसकर गोली मारकर वो फरार हो जाते हैं। क्योंकि बस्तर नक्सली इलाका है तो शुरुआत में इसे नक्सल वारदात से जोड़कर देखा गया, लेकिन एक बात जो यहाँ नज़र आ रही है, जो पैटर्न है उसे देख कर नज़र आता है कि आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। विक्रम बैस जो है वो परिवहन संघ में पदाधिकारी थे, वहाँ परिवहन को लेकर जो है खींचतान चल रही थी और हो सकता है कि आपसी रंजिश का ये मामला हो। हालांकि पुलिस दोनों ही एंगल पर फिलहाल जांच कर रही है कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या फिर ये नक्सली वारदात है, क्योंकि बस्तर में पिछले लंबे समय से नक्सलियों ने कई नेताओं की हत्या की है और इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यहाँ एक बात तो साफ हो रही है, पिछले 4 महीनों में ही करीब 13 नेताओं की हत्या हो चुकी है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। ऐसे में बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, सही कह रहे हैं आप। नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति से। नतीजों के पहले विधायकों के क्षेत्रों में दावेदार सक्रिय है। 4 विधायकों की सीट में संभावित उपचुनाव को लेकर दावेदार अब एक्टिव हो गए हैं। सबसे अधिक चर्चा रायपुर दक्षिण की सीट पर है और कांग्रेस और भाजपा के कई दावेदार अब सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि 4 विधायकों की किस्मत का फैसला होगा 4 जून को। 4 विधायक भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, कवासी लखमा,
बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं और उपचुनाव के लिए चर्चा में भाजपा से दावेदारों की फौज खड़ी है। देखिए, जहां 4 विधायक इस बार के सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर ये जीत जाते हैं, इनका दिल्ली जाना हो जाता है, तो अब उनकी जगह विधायक कौन बनेगा। ऐसे में विधायक जो है, लोग जो हैं वो दावेदारी ठोक रहे हैं इन विधायक पदों के लिए। देखिए, 4 विधायकों की सीट में संभावित उपचुनाव को लेकर अब दावेदारी सक्रिय हो गई है। सबसे अधिक चर्चा है रायपुर दक्षिण सीट की, जहां से बृजमोहन अग्रवाल आते हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा के कई दावेदार अब सक्रिय हो गए हैं। 4 विधायकों की किस्मत का फैसला होगा 4 जून को, और वो 4 विधायक हैं भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, कवासी लखमा और बृजमोहन अग्रवाल। वहीं अगली बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से। मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं होंगी आयोजित। 15 मई से प्रदेश भर में शुरू होगी नर्सिंग छात्रों की परीक्षा। ये बड़ी राहत भरी खबर नर्सिंग छात्रों के लिए। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। वहीं प्रदेश भर में बनाए गए हैं 181 परीक्षा केंद्र। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चलते 3 सालों से नहीं हो पाई थी परीक्षाएं। लगातार हड़ताल कर रहे थे नर्सिंग छात्र, और इसी बीच ये जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि अब 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 15 मई से प्रदेश भर में शुरू होगी नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू। दुर्गेश, नर्सिंग छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर मिल रही है, अब क्या अपडेट्स हैं उस पर? बिल्कुल ऋतु, देखिए बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के हजारों नर्सिंग छात्रों का भविष्य अंधकारमय था, न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजर रहा था। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला सामने आया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने तमाम परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी थी, और यही वजह है कि सभी छात्र जो है अधर में लटक गए थे। तो दुर्गेश, क्या मान ले कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चलते 3 सालों से डिग्री जो अटकी रही, अब क्या राहत मिल गई है पूरे तरीके से? अगर जांच जो चल रही है उसमें कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो फिर से मुश्किलें खड़ी हो सकती है छात्रों के लिए? देखिए, फिलहाल छात्रों की मांग थी कि उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएं, और जो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अब कल से आयोजित कर रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 30,000 से ज्यादा ये परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहला जो ये सेशन हो रहा है, इसमें साल 2020-21 के छात्रों को शामिल किया गया है, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के छात्र शामिल, और उसके साथ साथ एमएससी के छात्र शामिल हैं। और इसके बाद फिर हर साल, यानी कि 20-21 के बाद फिर 21-22, 22-23 और 23-24 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो उम्मीद यही है कि इन 1 सालों में ये परीक्षाएं, सभी परीक्षाएं संपन्न हो जाए, और उसके बाद उन्हें उनकी डिग्री उनके हाथ में मिल जाए। रही बात जांच की अंजलि, तो देखिए ये जांच अभी लंबे समय तक चलेगी। हालांकि सीबीआई ने जांच कर ली है, और 365 तकरीबन ऐसे कॉलेज हैं जिनकी जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें तमाम खामियां पाई गई, और उसके बाद एक लिस्ट सरकार को दे दी गई है। जो नर्सिंग छात्रों की लगातार मांगे आ रही थी, हड़ताल की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत की खबर मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में साध्वी मंदाकिनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि साध्वी के खिलाफ उज्जैन शहर के अलग अलग थाने में धोखाधड़ी के 2 प्रकरण दर्ज है। साध्वी द्वारा महामंडलेश्वर का पद दिलाने के एवज में रुपयों की धोखाधड़ी का लगाया आरोप उन पर, और पुलिस ने जांच कर अब उनकी गिरफ्तारी कर ली है। देखिए, ये लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही थी उनके खिलाफ, और अब इसी सिलसिले में गिरफ्तारी हो गई है मंदाकिनी पुरी की। वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो उनसे महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी 2 अपराध पंजीबद्ध थे, एक थाना महाकाल में और एक थाना चिमनगंज में। तो दोनों ही अपराधों के संबंध में स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी कोई आवेदन ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई आवेदन आए। और देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ईवीएम की चौकीदारी करने पहुंचे। गुना में ईवीएम मशीनों की पहरेदारी के लिए दिग्विजय सिंह अचानक स्ट्रांग रूम पहुंचे और बारीकी से अवलोकन किया।
इस दौरान दिग्विजय सिंह की पत्नी और गुना प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने सीसीटीवी में गलत तारीख को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से सवाल किए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। तो गुना की ये तस्वीरें हैं। लगातार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सवाल खड़े करते नजर आते हैं और इसी बीच अब वो स्ट्रांग रूम पहुंचे। ऐसा था कि जब वीडियो लिया गया तो वीडियो पे टाइम आ जाता है, तो टाइम सही था, लेकिन डेट 4 जून की। रिटन कंप्लेंट तो नहीं की है, पहले भी बात करते हैं। जो टाइमिंग है वो हो सकता है कैमरा कहीं से वेंडर ने दिया होगा, तो टाइमिंग पहले से सेट रही होगी। बट हमारे पास कंटिन्यूस चूँकि DVR पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रही है और उनको ही पता है, तो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद जो है आपसे DVR की कापी चाहेंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रावधान है उसके मुताबिक कर देंगे। बाकी उन्होंने देखा और उन सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट। तो वहीं कल लोकसभा चुनाव में मतदान होने के बाद सभी ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेहरू स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। हर विधानसभा क्षेत्र के अनुसार 9 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। सोमवार 13 मई को इंदौर में लोकसभा के लिए चुनाव हो चुका है और अब चुनाव के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स हैं, ईवीएम है, वो सब नेहरू स्टेडियम में पहुंचा दी गई है। स्टेडियम के जितने भी गेट हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है हम बात करेंगे। एसीपी राजेश सुलिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में पहुँच चुकी है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है? ईवीएम मशीनें कल सभी सुरक्षित आ गई है स्ट्रांग रूम में, और स्ट्रांग रूम में रख के उसको सील किया गया है। सील करने के बाद में 3 लेयर की सुरक्षा लगाई है। पहले लेयर में है बीएसएफ जो पैरामिल उसकी है, बाहर की पुलिस बीएसएफ है, 25 लोग लगे हैं उसमें और उनके अधिकारी है। दूसरी लेयर में है हमारी कौन सा बटालियन एसएफ का लगा है, उसमें 33 लोग हैं अधिकारियों को मिला के। और आउटर का जो तीसरा लेयर है उसमें हमारा पुलिस बल है, जिला बल का। वो बाहर के जितने गेट है, आउटर का जितना एरिया है उसको कवर किया हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का स्क्रीन लगा हुआ है, देख सकते हैं तमाम कैमरों की यहाँ पर वीडियो फुटेज नज़र आ रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब जिस तरह की व्यवस्था की गई है, आज तक यहाँ पर अधिकारियों को भी आने की अनुमति थी, कल से उन्हें भी आने की अनुमति नहीं रहेगी। यानी कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि बिना पुलिस और प्रशासन के यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। और देखिए, बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 39 लाख रुपए के 9 नक्सलियों समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें मिलिट्री प्लाटून बटालियन के सदस्यों, जनताना सरकार और DAKAMS के अध्यक्षों समेत 3 नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया। तब एक फायदा है, लेकिन जो नक्सल विरोधी जो अभियान जो जिले में चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, हमारे जिले में भी जो चल रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा जो प्रचार प्रसार है, इनको जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जो नक्सली हैं वो समर्पण करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो ये उसका प्रभाव भी है, जिससे ये लोग यहाँ हमारे पास आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और देखिए, देश की सियासत में इन दिनों टेम्पो का जिक्र खूब हो रहा है। जब से पीएम मोदी ने राहुल गांधी से पूछा है कि कितने टेम्पो अडानी अंबानी ने पहुंचाए हैं, तो उसके बाद से राहुल गांधी टेम्पो का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर किया है और एयरपोर्ट को अडानी को देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने तमाम एयरपोर्ट अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।